नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए मेरे पिछले वीडियो अवश्य देखें। अब तक आपने देखा कि विराज कामनी के कंधे पर सिर टिकाए बैठा था। माँ की गोद में ममता का सहारा मिलते ही उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। कामनी थोड़ी देर तक उसके सिर को सहलाती रही। जब उसे ये एहसास हो गया कि विराज गहरी नींद में सो गया है, तो उसने धीरे से सहारा देकर उसे तकिए पर लिटा दिया। अब आगे बिस्तर पर लेटते ही विराज जाग गया था, लेकिन आंखें बंद किए चुपचाप लेटा रहा। डॉक्टर असीम की आवाज विराज के कानों में गूंज रही थी। प्यार भीख में मांगने से नहीं मिलता, बल्कि अपनी काबिलियत और प्यार से हासिल करना पड़ता है। अपने सनम को एहसास दिलाओ कि आपका दिल उसी के लिए धड़कता है। आप उससे अटूट प्रेम करते हो, उसकी परवाह करते हो। सुख हो या दुख, तुम हर हाल में उसका साथ दोगे। आपका प्यार खुद ब खुद आपके आगोश में दौड़ा चला आएगा। तुम दोनों का प्रेम सच्चा है, तो तुम्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आगोश में अनीता के सुखद स्पर्श को महसूस करते हुए वो सो गया। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान उभर आई थी। कामनी विराज के रूम से बाहर आई तो देखा कि सहदेव एक दीवार का सहारा लिए चुपचाप खड़े हैं। वो भी बगल में आकर खड़ी हो गई। सहदेव ने पीछे मुड़कर देखा। अब तक ममता की साक्षात देवी बनी कामनी का चेहरा क्रोध से तना हुआ था। अंगार उगलती उसकी आंखें सहदेव को घूर रही थीं। बिना कुछ कहे ही सहदेव की समझ में सब कुछ आ गया था। कामनी क्या सोच रही है। सहदेव हमेशा शांत और सौम्यता ही बरतने की कोशिश करते थे। कामनी का स्वभाव आग की तरह गर्म था, तो सहदेव जल के समान शीतल, जो हमेशा कामनी के क्रोध की आग अपने शीतल स्वभाव से शांत कर देते थे। लेकिन आज तो मौसम का रुख ही बदल गया था। सहदेव के तेवर बता रहे थे कि जीवन में पहली बार आज वह कामनी से दो दो हाथ करने को तैयार खड़े। कामनी ने बहुत ही धीरे से लेकिन गुर्राते हुए कहा, एडवोकेट शर्मा आपके बड़े वफादार मित्र हैं। सहदेव ने उसी अंदाज में उत्तर दिया, निश्चित तौर पर है, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? कामनी ने गुस्से में कहा, आपके कहने पर वो मेरे दुश्मनों के पक्ष में खड़े हो गए और मेरे ही खिलाफ मोर्चा खोल लिया। सहदेव ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बहुत ही शांत लेकिन सधे हुए लहजे में कहा, अभी मोर्चा खोला ही कहाँ है। जिस दिन हमने मोर्चा खोल दिया, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। तुम और तुम्हारा वो शातिर भाई चूहे के बिल में छिपे मिलोगे। सहदेव के तेवर देखकर तो आश्चर्य से कामनी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा, ये उसका शांत स्वभाव डरपोक सा पति ही है या कोई और है। उसने घूरते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या होश में नहीं हो? मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? गुस्से से सहदेव ने कामनी को आंखों ही आंखों में तौलते हुए कहा, अब अगर बोलने का लहजा मुझे तुमसे ही सीखना पड़े, तब तो हद ही हो गई। अब आप अपने लहजे को सुधार लीजिए और साफ साफ बोलिए कि क्या कहना चाहती हैं। कामनी तो सहदेव की हिम्मत देखकर चकित थी। अपने गुस्से की धौंस दिखाते हुए बोली, मैंने अनीता और उसके परिवार को जेल में बंद करवा दिया था। उन लोगों ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी और आपने उन लोगों की बेल करवा दी। बिना सोचे समझे कि मेरी कितनी बेइज्जती होगी और दुश्मनों का हौसला भी बढ़ जाएगा। जीवन में पहली बार आपने अपनी पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर मेरे दुश्मनों का साथ दिया है। क्या यही हमारे परिवार की परंपरा है? सहदेव ने कामनी का उपहास उड़ाते हुए कहा, मेरे परिवार की परंपरा की तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि परिवार की गृह लक्ष्मी को अपमानित करके त्यागने की परंपरा भी हमारे परिवार में नहीं थी, जो आपने एक बार नहीं दो दो बार कर दिखाया। अपने ही पति पर जानलेवा हमला करने वाली अनीता हमारे घर की गृह लक्ष्मी कैसे हो सकती है? कामनी ने गुस्से से जवाब दिया। सहदेव बोले, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विराज पर हुए हमले में अनीता और उसके घर वालों का कोई हाथ नहीं था। और रागिनी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सहदेव ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा,
यहाँ बात अनीता की हो रही है। कामनी ने नजरें चुराते हुए उत्तर दिया। बात बस मेरे बेटे की जिंदगी की और उसके सुख शांति की हो रही है, जिसमें आपने और आपके नालायक भाई ने आग लगाने की पूरी कोशिश की है। कामनी गुस्से में से बोली, आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं मिस्टर सहदेव। मेरे भाई को नालायक कहने का हक किसने दिया आपको? सहदेव अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, आपका निठल्ला भाई सालों से मेरे ही घर पर पड़ा, मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और मेरे ही घर की सुख शांति भंग करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो क्या मैं उसकी आरती उतारूंगा? सहदेव गुस्से से कामनी को घूरने लगे। कामनी भी गुस्से में कांपती आवाज में बोली, सहदेव मेरा भाई मेरी सहायता के लिए मेरे साथ रहता है। आपको तो उसका उपकार मानना चाहिए कि अपना काम धंधा और अपना घर छोड़कर बेचारा हमारा घर बनाने में लगा है। सहदेव ने कहा, घर बनाने में नहीं, उजाड़ने में लगा है, और अब तक जितना उजाड़ चुका है उसकी भरपाई हम जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे। अब एक दिन भी मैं उसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। कामनी तो बिल्कुल शौक में थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी हर बात को सिर आंखों पर रखने वाला और भोला भाला पति आज किसी और की भाषा बोल रहा है। आखिर किसने चाबी भरी है इस पोपट में? मुझे पता करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आई इसमें कि वह कामनी सिंह से वादा खिलाफी करे? कामनी ने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, उस घर पर मेरा भी पूरा हक है, मेरा भाई वहीं रहेगा। सहदेव ने कहा, बिल्कुल तुम्हारा हक है कामनी, और हमारे इकलौते वारिस विराज की पत्नी अनीता का भी उस घर पर उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। कामनी फुफकारते हुए बोली, तुम मेरी तुलना अनीता से कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे घर को संभालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। सहदेव ने तीखी नजरों से कामनी की ओर देखते हुए कहा, हर लड़की की तरह अनीता भी अपना घर संवारने ही आई थी, लेकिन तुमने तो उसे 2 दिन का मौका भी नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी, फिर भी मेरी माँ ने तुम्हारी हर अच्छाई और बुराई के साथ तुम्हें स्वीकार करते हुए पूरी इज्जत से घर की मालकिन बना दिया है। और तुमने अपनी 2 बहुओं के साथ जो किया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। तुम बेहतर जानती हो। कामनी आश्चर्य से सहदेव को देखे जा रही थी। सहदेव ने कहा, तुमको लेकर पूरी उम्र में भ्रम में जीता रहा, और आज जब मेरा भ्रम टूटा तो तुम पर से मेरा विश्वास टूट कर बिखर गया। कामनी का दिमाग चकरा गया था। सहदेव की बातें उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही थीं कि आखिर कुछ कहकर और कुछ बिना कहे वो क्या कहना चाहता है। इससे आगे सुनने की हिम्मत उसमें नहीं थी। जाने क्यों वो डर गई थी और सहदेव से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे जाते हुए सहदेव गहरी नजरों से देख रहे थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा कामनी सपने में भी नहीं लगा सकती थी। कामनी विराज के कमरे में आई, एक नजर गहरी नींद में सोते हुए विराज के चेहरे पर डाली और उसके पास आकर विराज के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्करा पड़ी। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़े सहदेव पर पड़ी, जो चुपचाप उसको ही देख रहा था। आज सहदेव को कामनी की मुस्कान में जाने क्या दिखा कि वो अंदर तक कांप गया। सहदेव के चेहरे के बदलते भावों को देखकर कामनी थोड़ी सकपका गई और शांत आवाज में सहदेव से कहा, मैं होटल जा रही हूँ। सहदेव ने कहा कुछ नहीं, चुपचाप उसे देखता रहा। वो अपने भाई विकास को फोन करके कमरे से बाहर निकल चुकी। होटल के रूम में कामनी बिल्कुल घायल शेरनी की तरह बिफरते हुए चिल्ला रही थी, सहदेव की हिम्मत तो देखो। एक तो मेरे विरुद्ध जाकर अनीता और उसके परिवार का साथ दिया, और इस पोपट में जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मुझसे जबान लड़ा रहा था। मैं उसकी इस गुस्ताखी की सजा दूंगी। देखती हूँ डॉक्टर मयंक और डॉक्टर असीम कितने दिन उसका साथ देते हैं। विकास ने उसे शांत करते हुए कहा, दीदी शांत हो जाओ। जीजा जी अभी गुस्से में हैं, इसलिए आपसे लड़ रहे हैं। आखिर जाएंगे भी कहाँ? लौटकर आपके पास ही तो आएंगे। ये समय गुस्से में होश खोने का नहीं, शांति से काम लीजिए।
कामनी बड़बड़ाती रही और विकास उसे समझाता रहा। अब अस्पताल में रहते हुए विराज को 20 दिन से ऊपर हो चुके थे। इस बीच उसने कई बार अनीता से मिलना चाहा, लेकिन उसके पापा सहदेव कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देते थे। आज विराज को डिस्चार्ज होकर घर जाना था, तो सहदेव ने सोचा यही सही वक्त है विराज को अनीता के विषय में सब सच बताने का, क्योंकि किसी और से पता चलेगा तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी। विराज और सहदेव सुबह की चाय पी रहे थे। विराज काफी खुश था, ये सोचकर कि आज हॉस्पिटल से उसे छुट्टी मिल जाएगी, फिर वो अनीता से मिलने जरूर जाएगा। वो सोच रहा था शायद वो मुझसे नाराज है। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। सहदेव विराज के चेहरे के बदलते भावों को चुपचाप देख रहे थे और उसका कारण भी समझ रहे थे। आखिर विराज उनका अपना खून है, तो उसके मन की बात पिता कैसे नहीं समझेंगे। सहदेव ने कहा, विराज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम स्थिति को समझोगे और धैर्य से काम लोगे। विराज आश्चर्य से पापा का चेहरा देखते हुए बोला, पापा ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने से पहले आपको भूमिका बांधनी पड़ रही है। आप बेहिचक कहिए, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। मेरी सेहत को लेकर आप चिंता मत कीजिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। सहदेव ने कहा, बेटा तुम तो जानते ही हो कि अनीता के लिए कामनी ने बहुत सी गलत फहमियाँ पाल रखी हैं, और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बनी कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो तुम अनीता के घर से ही निकले थे, और ये बात बस अनीता के घर वाले ही जानते थे कि तुम कहाँ हो। इसलिए कामनी को शक हो गया कि तुमको मारने की कोशिश अनीता के घर वालों ने की थी। विराज आश्चर्य से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है पापा? अनीता मुझसे प्यार करती है, मैं उसका पति हूँ। मुझे मरवा कर उसके घर वालों को क्या फायदा होगा। सहदेव ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो, कितनी जिद्दी है। जो सोच लेती है वही सत्य मान लेती है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। मुझे बिना बताए कामनी ने अनीता और उसके घर वालों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी थी, और अपने सोर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को जेल भिजवा दिया था। विराज का दिल धक से रह गया और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, क्या? एक पल के लिए वो हिल गया था। सहदेव ने विराज के पास खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, धैर्य रखो बेटा। मैंने अपने दोस्त एडवोकेट शर्मा से कहकर उन लोगों को एक दिन में ही रिहा करवा दिया था। विराज ने कहा, उन लोगों के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे कोई खबर ही नहीं लगी। मैं इस दुख में भी अनीता का साथ नहीं दे पाया, जबकि उसके दुख का कारण भी मैं ही था। सहदेव ने विराज को पीछे से ही अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा तुम उस समय ऐसी हालत में नहीं थे कि तुम्हें कुछ बताया जा सके। डॉक्टर की सख्त हिदायत थी कि तुम्हें टेंशन देने वाली कोई बात ना बताई जाए। जो होना था वो हो चुका, लेकिन मैं और डॉक्टर मयंक मिलकर सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अनीता के घर गया था, उसके मम्मी पापा और अनीता से मिलने। विराज गहरे दुख में डूबा हुआ बस पापा को एक टक देखे जा रहा था। वो तो अनीता का हाल भी नहीं पूछ पाया। अब वो समझ गया था कि अनीता उससे मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई। उसने डूबती सी आवाज में कहा, अनीता से मिले थे पापा? सहदेव बोले, हाँ बेटा, मैं मिला था। तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब साफ साफ बताऊंगा। वो कामनी से बहुत नाराज है। शायद वो अपने माता पिता के अपमान के बदले कामनी पर केस भी करेगी। डॉक्टर मयंक कोशिश कर रहे हैं अनीता को समझा बुझाकर शांत करें और बात को आगे ना बढ़ने दें। विराज ने बीच में निराशा से कहा, मतलब बात बहुत बिगड़ चुकी है। सहदेव ने कहा, बेटा बात बिगड़ तो गई थी, लेकिन मयंक की समझदारी से काफी कुछ संभल गई है। अनीता के मम्मी पापा कामनी से नाराज हैं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। मैंने अनीता को वचन दिया है कि जो भी अनीता और विराज का अपराधी है उसको सजा दिलाने में मैं अनीता के साथ हूँ। विराज को पूरी तरह से उलझ कर रह गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि संभलते संभलते उसका और अनीता का रिश्ता फिर से इतने बड़े बवंडर में क्यों फंस गया।
थोड़ी देर तक विराज सोचता रहा, फिर सहदेव से बोला, पापा मैं अनीता को अभी नहीं मिलूंगा, लेकिन उसे न्याय दिलाने में मैं भी उसके साथ हूँ। जो सच होगा हम उसी का साथ देंगे। सहदेव ने कहा, बेटा मैं जानता था कि आप हमारा साथ देंगे। अब जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। आपको और भी बहुत बड़ी जंग लड़नी है। आपका दुश्मन आपका बहुत करीबी है। हमें बड़ी सावधानी से उसको अपने ही जाल में फंसाना होगा। सहदेव बता रहे थे और विराज बड़े ध्यान से पापा की बातें सुन रहा था। विराज अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था और लखनऊ अपने गांव वाली हवेली में आ गया था। सहदेव के कहने पर डॉक्टर असीम ने अपने एक बहुत ही खास मेल नर्स को विराज की देखभाल के लिए उसके पास रख दिया। इस तरह से कामनी को कोई शक भी नहीं हुआ और एक आदमी 24 घंटे विराज की सुरक्षा के लिए तैनात था। वैसे सहदेव खुद एक पल के लिए भी विराज को अकेला नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि वो विराज की सुरक्षा को लेकर कामनी पर भी भरोसा नहीं करते थे। सहदेव और कामनी का अबोला भी दूर नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इस बात से विराज सख्ते में था, क्योंकि मम्मी तो अक्सर पापा से रूठ जाती थी। पर इस बार पापा की ऐसी क्या नाराजगी थी जो इतनी लंबी खिंची थी। कई बार उसकी सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार पापा किसी न किसी बहाने वहां से हट जाते। एक दिन सहदेव के पास उनका साला विकास उनके पैरों के पास बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, हमसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हुई गई जीजा जी कि आप हमसे इतना खफा हो गए हैं। आपने तो हम निठल्ले को अपनी शरण में लिया था, अपने बेटे की तरह पाला था। हमसे कौन सा गुनाह हो गया, कहकर वह घड़ियाली आंसू बहाने लगा। सहदेव ने उससे अपने पैर छुड़ाते हुए कहा, ये ड्रामा बंद करो विकास। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह जानता हूँ। विकास गिड़गिड़ाते हुए बोला, आपने मुझे घर से निकालने का फरमान सुना दिया है। सहदेव ने चौंक कर विकास की ओर देखा। विकास की नौटंकी तो फुलटुस जारी थी। वह कहने लगा, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर जीजा जी। आप हमारे देवता हैं। हम अपने देवता की आज्ञा कैसे ठुकरा सकते हैं। हम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अपने देवता समान जीजा को परेशान नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए वह सहदेव के पैरों में अपना सिर रगड़ने लगा। उसकी बात सुनकर सहदेव का माथा ठनका कि विकास इतनी जल्दी मान गया और अपनी बहन का घर छोड़कर जाने को तैयार हो गया। सहदेव का दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन सच सामने था। एक नौकर ने लाकर विकास का 2 बड़ा सूटकेस उसके सामने रख दिया। पीछे पीछे कामनी भी अपनी आंखें पोंछती हुई चली आ रही थी। सहदेव को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए वे विकास के पास जाकर खड़ी हो गई। सहदेव गहरी सोच में डूब गया। विकास और कामनी का सियापा जारी था। दोनों गजब की नौटंकी है भाई। सहदेव वहां से उठकर अपने बाबूजी के खाली पड़े कमरे में चले गए। दिल्ली से वापस आने के बाद इस बार सहदेव विराज के कमरे में ही रह रहे थे। उसने अपने और कामनी के कमरे में कदम भी नहीं रखा था। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहने के बाद सहदेव ने मयंक को फोन लगा दिया था। मयंक ने हेलो कहते हुए पूछा, सब ठीक है अंकल जी। सहदेव ने कहा, अभी तक तो ठीक है बेटा, लेकिन लगता है कि किसी बड़ी साजिश का आगाज हो गया है। मैं फोन पर तो सब कुछ नहीं बता सकता। तुमसे जिन लोगों पर नजर रखने को कहा था उनकी निगरानी करते रहना। मैंने यहाँ पर भी अपने खास लोगों को उन लोगों की निगरानी पर लगा रखा है। बेटा दुश्मन हमारे घर के अंदर घुसा बैठा है। हमारी एक चूक उसके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। मयंक का फोन काटने के बाद सहदेव एक दो लोगों से और बात करते रहे। अगले दिन कामनी अपने आम के बगीचे में जाने की बात नौकरानी से कहकर अपने मुनीम के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई थी। थोड़ी देर में उसकी गाड़ी मलिहाबाद की रोड पर फर्राटे से दौड़ी जा रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसके घर से निकलने के साथ ही एक गाड़ी उसे फॉलो कर रही थी। बागान पहुंचते ही कामनी वहां बने सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गई, लेकिन ये क्या, विकास तो उसी सर्वेंट क्वार्टर में मौजूद था। मतलब वो अपने घर गया ही नहीं।
पर यहाँ क्या कर रहा है? कुछ तो दाल में काला है, जिसके कारण कामनी को उससे मिलने इतनी दूर आना पड़ा। कामनी को फॉलो कर रही गाड़ी में सवार एक व्यक्ति कामनी के पल-पल की सूचना किसी को पहुँचा रहा था। सब गोलमाल है भाई। अब तो हमरो दिमाग चकराए गया। खैर थोड़ी देर बाद कामनी वापस घर की ओर चली गई। उसका पीछा कर रहे व्यक्ति को हिदायत मिली थी कि कामनी किससे मिलने गई थी, ये पता करना बहुत जरूरी है। अब उसे रात का इंतजार था। एक पेड़ पर घात लगाए बैठा था, लेकिन उसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि विकास तो वो चूहा था जिसे बिल में कहाँ चैन मिलता था। बाहर आएगा ही आएगा। उसकी यही कमजोरी पेड़ पर बैठे हुए आदमी के काम आ गई। विकास को पहचानते ही उस आदमी की समझ में सारा माजरा आ गया कि कामनी विकास से ही मिलने आई थी। लेकिन क्यों? ये मिस्ट्री अभी सुलझनी बाकी थी। सहदेव विकास को लेकर कल दिल्ली जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर के साथ विराज की अपॉइंटमेंट थी। कामनी ने विराज से कहा, बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। विराज ने कहा, मम्मा आप क्यों परेशान होती हैं? पापा तो मेरे साथ जा रहे हैं। 2 दिन की ही तो बात है, मैं परसों लौट आऊंगा। कामनी ने कहा, नहीं बेटा, दिल्ली में तुम्हारी जान को खतरा है। मैं अब तुम्हें किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। विराज हमेशा माँ की आज्ञा के आगे घुटने टेक देता था, और इस बार भी वही हुआ। अगले दिन सब लोग दिल्ली के लिए निकल पड़े, लेकिन इस बात से बेखबर थे कुछ लोग और भी निकल पड़े थे पूरी तैयारी के साथ। इन लोगों की पल पल की खबर रखे हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट से वो लोग सीधा एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए थे। विराज ने पहले से ही एक स्वीट कमरा बुक कर रखा था। कमरे में जाकर कामिनी थोड़ा रेस्ट करने के इरादे से बेड पर लेट गई थी, और उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद वो चौंक कर जाग गई। दूसरे कमरे का दरवाजा बंद था। उसने सोचा शायद विराज और सहदेव भी आराम कर रहे होंगे। थोड़ी देर हॉल में ही चहलकदमी करती रही, लेकिन जब तक वह विराज को अपनी आंखों से सोया हुआ नहीं देख लेती, उसे चैन नहीं था। उसने रूम का दरवाजा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कामनी ने सोचा शायद गहरी नींद में सो रहे होंगे। फिर भी वो अपने आप को रोक ना सकी और जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खुलने में हो रही देरी के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो सोच रही थी, वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि इतनी गहरी नींद में सो गई। उन्होंने दरवाजे को जोर लगाकर धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। लेकिन ये क्या, अंदर तो कोई नहीं था। कमरा खाली था। उसने दौड़कर वॉशरूम चेक किया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। भागकर बालकनी में पहुंची, वहां भी निराशा ही उसके हाथ लगी। उसका सिर चकराने लगा। वो धम्म से एक सोफे पर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे हुआ। आखिर उसे बताए बिना विराज और सहदेव अचानक कहाँ गायब हो गए। उसने विराज को फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जबकि उसकी और सहदेव की कुछ दिनों से बात नहीं हो रही थी। फिर भी अपनी ईगो को दरकिनार करते हुए उसने सहदेव को फोन लगाया, तो सहदेव ने फोन काट दिया। वो जितनी बार फोन लगाती सहदेव फोन काटता गया, और अब उसका फोन भी आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा था। वो हार चुकी थी। सिर पर हाथ रखे बैठी अपनी लापरवाही पर पछता रही थी। इधर मयंक कार ड्राइव कर रहा था। विराज अगली सीट पर मयंक के साथ ही बैठा था, और सहदेव पिछली सीट पर बैठे थे। उन्होंने अपना फोन साइलेंट कर दिया था। वो लोग शहर से बाहर होते हुए खाली सड़क पर आगे बढ़ते हुए उस फार्म हाउस की ओर चले जा रहे थे, जहां पर उस वार्ड बॉय को बंदी बनाकर रखा गया था, जो सीसीयू वार्ड में विराज को पॉइजन का इंजेक्शन लगाने आया था। लेकिन मयंक की होशियारी से वो कामयाब नहीं हो सका। आज वो लोग उसी के पास जा रहे थे। सहदेव ने कामनी को सोता हुआ देखा, तो मयंक को फोन कर दिया और विराज को बहाने से लेकर होटल के बाहर निकल गया। बाद में गुरुग्राम के इफ्को चौक पर पहले से ही इंतजार कर रहे मयंक की गाड़ी में जाकर दोनों बैठ गए। सहदेव ने विराज को समझा दिया कि किसी का भी फोन नहीं उठाना है, और वो लोग कहाँ जा रहे हैं इसकी खबर कामनी को भी नहीं देनी है।
विराज ने मयंक से धीमी आवाज में पूछा, अनीता कैसी है मयंक? मयंक ने महसूस किया कि आवाज विराज के दिल की गहराई से आई थी। उसने एक नज़र विराज के चेहरे पर डाली। वहां गहरी उदासी और चिंता थी, जिसे छिपाने की विराज भरपूर कोशिश कर रहा था। मयंक ने कहा, ठीक होने की कोशिश कर रही है। विराज ने नजरें दूसरी ओर फेर ली। शायद आंखों में उतर आए दिल के दर्द को उससे छुपाना चाहता था। अब कार में सन्नाटा था। थोड़ी देर कच्चे पक्के रास्ते पर चलते हुए मयंक ने एक फार्म हाउस के गेट की ओर अपनी गाड़ी मोड़ दी। अंदर मयंक का दोस्त, जो उस फार्म हाउस का ओनर था, उनका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहा था। मयंक को देखते ही गर्मजोशी से मयंक को उसने गले से लगाकर हंसते हुए बोला, चलिए इसी बहाने डॉक्टर साहब को थोड़ा वक्त तो मिला दोस्तों के साथ टाइम गुजारने का। मयंक ने उसे कस कर हक करते हुए कहा, यार तू तो हरदम मेरे दिल के करीब ही रहता है, दूर ही कब होता है। मयंक की बात पर सब लोग जोर से हंस पड़े। मयंक ने पूछा, और तेरा खास मेहमान कहाँ है? उसका इशारा उस वार्ड बॉय की तरफ था, जो ये राज जानता था कि विराज को जान से मारने की कोशिश करने वाला कौन है। आज विराज और मयंक उससे यही सच उगलवाने आए थे। मयंक का दोस्त मुस्कुराकर बोला, बस अपने खास मेहमान को खास मेहमान नवाजी में रखा गया है। उसकी खिदमत का पूरा इंतजाम किया गया है। उसके पास तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब वह तीनों वार्ड बॉय के सामने खड़े थे। मयंक ने गुस्से में उसका जबड़ा अपनी हथेली में इतनी जोर से कस दिया कि उसकी आवाज घुटने लगी। मयंक ने कहा, तुझे क्या लगता है हमने तेरी खातिरदारी करने के लिए तुझे यहाँ पर बुलाया है? उसने हकलाते हुए कहा, सर मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं किसी को नहीं पहचानता। जितना जानता था उतना बता दिया। मयंक उसके जबड़े पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, साला अपने मालिक का वफादार कुत्ता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। वैसे एक बात बता दूं, मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। तुझे तेरी वफादारी के साथ यमलोक पहुंचा दूंगा। मयंक को रोकते हुए विराज उस लड़के के सामने बैठ गया। बड़े ही शांत और धीरे से उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहने लगा, मुझे पहचानते हो? वार्ड बॉय थोड़ी देर ध्यान से विराज के चेहरे को देखते हुए पहचानने की कोशिश करता रहा। फिर ना में सिर हिला दिया। विराज ने उसके कंधे पर अपने हाथों का दबाव बनाते हुए कहा, ध्यान से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। मुझसे कभी तो मिले होगे। वार्ड बॉय ने ध्यान से विराज के चेहरे को देखा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला, मैं आपको नहीं पहचानता। विराज अपने गुस्से पर काबू रखते हुए बोला, जिसे तुम पहचानते नहीं, कभी मिले भी नहीं, और जिससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तुम उसे जान से मारने क्यों आए? वो लड़का बुरी तरह से कांप गया। वह चौंक कर विराज को देखे जा रहा था। विराज के शांत और सौम्य व्यक्तित्व ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े दुख से कहना शुरू किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन लोगों ने मुझे पैसों का लालच देकर आपका बेड नंबर बता दिया और मुझे एक इंजेक्शन देकर कहा, आपको जो ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है उसमें ये पॉइजन मिला दो। मैं लालच में आ गया था। वो हाथ जोड़कर बोला। विराज को बहुत दुख हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन है जो उसे जान से मारना चाहता है। विराज को सीरियस देखकर सहदेव ने विराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा आप मेरे साथ चलिए, बाकी का काम मयंक पूरा कर लेंगे। विराज को लेकर सहदेव बाहर हॉल में आ गए। इधर मयंक ने उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए कहा, चल अब तोते की तरह पट पट सारी जानकारी उगलना शुरू कर दे, तेरी भलाई इसी में है। उसने एक औरत और आदमी की उससे मिलाने की बात बताई। मयंक ने अपने फोन में दिखाकर उनकी पहचान कंफर्म कर ली। वह लड़का जितना जानता था सब सच सच बताता गया। हॉल में पहुंचते ही विराज ने मयंक से पूछा, कुछ बताया उसने? मयंक ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं। वैसे भी ये तो बस मोहरा है, मास्टर माइंड तो कोई और ही है, लेकिन जल्द ही हम उस तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें बस इतना करना है कि बहुत सावधानी से अपना ख्याल रखना, किसी पर भी भरोसा नहीं करना, समझे? विराज गहरी चिंता में डूबा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया।
थोड़ी देर में वो लोग होटल के रूम में कामनी के सामने अपराधी की तरह खड़े थे। कामनी गुस्से से बेकाबू हो रही थी। सहदेव पर चीखते चिल्लाते हुए रोने लगी। तुम जानते हो कि मेरे बेटे की जान को हजार दुश्मन लगे हैं, फिर भी मुझे बिना बताए चुपके से उसे जाने कहाँ लेकर चले गए। एक बार भगवान ने दोबारा उसे मेरी झोली में डाल दिया था, फिर आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। विराज कामनी को संभालते हुए उसे समझा रहा था। माँ, जब तक आपका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला, आप चिंता ना करें। कामनी विराज को अपने गले से लगाकर लगातार रोती रही। सहदेव आश्चर्य से आंखें फाड़े कामनी को देखे जा रहा था। अगले दिन विराज, कामनी और सहदेव विराज के चेकअप के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। हॉस्पिटल में आज काफ़ी समय लगने वाला था। मयंक अपने हॉस्पिटल चला गया था। इधर अनीता अपने कोचिंग सेंटर से अपनी सहेली के साथ बाहर निकल रही थी। तब तक एक आदमी आया जिसे शायद अनीता पहचानती थी। उसने हाथ जोड़कर उससे कहा, नमस्ते मामा जी, आप यहाँ? उस आदमी ने अनीता के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बहुत ही ज़रूरी काम है बेटा, तभी मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन तुम्हें अकेले में बात करना चाहता हूँ। बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। अनीता अपनी सहेली को वहीं रुकने को कहकर थोड़ा अलग जाकर खड़ी हो गई और उस आदमी से बात करने लगी। वो अनीता को मोबाइल पर एक वीडियो दिखाकर कह रहा था, चुपचाप मेरे साथ चलो। जरा जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान से प्यारी माँ को टेटुआ दबाने में हमारे आदमी 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। घबराहट के मारे अनीता के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। वो कांपने लगी। मामा ने कहा, तुम्हारे चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए और तुम्हारी सहेली को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना। अनीता के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, फिर भी उसने जबरन मुस्कान लाते हुए अपनी सहेली के पास थोड़ा जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चंदा, मुझे अभी मामा के साथ जाना होगा, बहुत जरूरी है। साथ ही चंदा ने यह भी महसूस किया कि अनीता आंखों ही आंखों में उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। अनीता का चेहरा पीला पड़ रहा था। मामा के साथ आगे बढ़ते हुए अनीता ने अपने दोनों हाथ पीछे करके सहेली को कुछ इशारा भी किया। अनीता अपने मोबाइल की ओर भी कुछ इशारा कर रही थी, जिसे मामा देख नहीं पाया, क्योंकि सबके सामने अनीता का इस प्रकार अपहरण कर कर ले जाते समय उसके भी हाथ कांप रहे थे। पकड़े जाने का भय तगड़ा था। वह जिस गाड़ी में आया था, अनीता को लेकर उसी गाड़ी में बैठ गया। चंद मिनटों में ही हवा से बातें करती हुई गाड़ी फर्राटे भरने लगी। उसकी सहेली चंदा काफी कुछ समझ गई, इसलिए डर से कांपने लगी। उसने गाड़ी का नंबर याद कर लिया था। तुरंत मयंक को फोन लगाया। मयंक हॉस्पिटल में ही था। चंदा ने लगभग रोते हुए मयंक को सारी बात बताई और कहा, मुझे लगता है अनीता का अपहरण हुआ है। मयंक ने कहा, तुमने उस समय शोर क्यों नहीं मचाया? लड़की बोली, अनीता ने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा था। वो आदमी अनीता को मोबाइल में कुछ दिखा रहा था, जिसे देखकर अनीता बुरी तरह घबरा गई थी। शायद अनीता को कोई खास उनकी गिरफ्त में था। मयंक ने तुरंत ही अपने पापा को फोन लगाया और घबराते हुए पूछा, पापा आप घर पर ही हैं ना? पापा ने कहा, हाँ बेटा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मयंक ने उनकी बात का जवाब न देते हुए पूछा, मम्मी कहाँ है? पापा ने कहा, बेटा वो तो मार्केट गई है, बड़ी देर हो गई, आती ही होगी। मयंक का दिल बड़ी जोरों से धड़क उठा। उसे आभास होने लगा कि उन लोगों ने मेरी मम्मी को भी अगवा कर लिया है। फिर हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मेरी मम्मी और मेरी बहन की रक्षा करना। मयंक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, अनीता को कहाँ खोजे। उसने कहा, पापा आप तुरंत मम्मी को फोन लगाइए। पापा ने कहा, बेटा फोन तो वो घर पर ही भूल गई है। उसने कहा, आप किसी को साथ लेकर तुरंत मार्केट जाइए और मम्मी को खोजिए। मयंक का दिल बुरी तरह से घबरा गया था। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। मयंक ने सहदेव को फोन लगा दिया था और लगभग रोते हुए कहा, अंकल जी सब गड़बड़ हो गई है। सहदेव ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? मयंक ने कहा, शायद अनीता और मेरी मम्मी को उन लोगों ने अगवा कर लिया है। अनीता जिस व्यक्ति के साथ गई है वह बातचीत से उसकी जान पहचान का था।
और वह उसे मामा कह रही थी। सहदेव के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो घबरा कर वहीं एक बेंच पर बैठ गए। मयंक ने कहा, अंकल आप लोग अस्पताल से बाहर मत निकलिएगा जब तक कि मैं न पहुंच जाऊं। सहदेव का मन भय से कांपने लगा था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो लोग विराज को फंसाने के लिए अनीता को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो विराज को ये सब कैसे बताएगा, उसे क्या कहकर समझाएगा। अनीता के अपहरण की बात सुनकर तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाएगा। हिम्मत जुटाकर विराज को बाहर बुलाया और कहा, बेटा अनीता मुसीबत में है, हमें जल्दी चलना होगा। विराज चौंक गया। सहदेव को पकड़कर बोला, क्या हुआ अनीता को पापा? आपको किसने बताया? कहाँ है वो? सहदेव ने कहा, हिम्मत से काम लो बेटा, अभी मुझे कुछ नहीं मालूम। मयंक आ रहा है, हम निकलते हैं। विराज का तो दिल कांपने लगा। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ। वो लगभग भागते हुए सहदेव का हाथ पकड़कर जा रहा था। मयंक ने अस्पताल के पीछे की ओर अपनी गाड़ी लगा दी थी। उसके साथ ही एक गाड़ी और थी जिसमें उसका दोस्त और दो गनर भी बैठे हुए थे। सहदेव और विराज मयंक के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में पहुंचने के बाद विराज को ये पता चला कि अनीता का अपहरण हो गया है। विराज का दिमाग सुन्न हो गया। घबराहट में उसकी आवाज कांपने लगी। कैसे? कहाँ? आपने उसकी सिक्योरिटी का कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? अब मेरी अनीता पता नहीं किस हाल में होगी। मयंक जल्दी कर चलो, हम वेट नहीं कर सकते। मयंक ने विराज का हाथ पकड़कर उसे धीरज बझाते हुए कहा, हम अनीता को कुछ नहीं होने देंगे। विराज ने गुस्से में कांपते हुए आवाज में कहा, अनीता ने किसी का क्या बिगाड़ा था? जरूर उसे मोहरा बनाया गया है, मुझे जाल में फंसाने के लिए। कायर है बास्टर्ड। मुझे नहीं मार पाए तो एक औरत को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिसने भी मेरी अनीता पर हाथ डाला है, मैं उसका वो हश्र करूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भी दहशत खाएंगी। आज विराज का ये क्रोधी रूप देखकर सहदेव और मयंक आश्चर्य में थे। सहदेव को तसल्ली हुई, अब मेरा बेटा हर परिस्थिति को खुद हैंडल कर सकता है। विराज क्रोध और दुख से कांप रहा था। उसने कहा, मैं यहाँ के आईजी साहब से बात करता हूँ, उनका सपोर्ट लेंगे, हम खोज लेंगे अनीता को। मयंक ने कहा, धैर्य रखो विराज, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें हमारी पल पल की खबर है। कहीं घबरा कर वह लोग अनीता और मम्मी की जान को नुकसान न पहुंचा दें। उनसे निपटने के लिए हम काफी हैं। पुलिस को भी बुलाएंगे, लेकिन सही समय आने पर। पहले हम अनीता को खोजने की कोशिश करते हैं। उसके कोचिंग सेंटर पर चलकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। विराज ने घबराते हुए कहा, जल्दी करो मयंक, हम अनीता की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकते। और अनीता के दुख को सोचकर विराज की आंखें भर आईं। सहदेव ने उसका हाथ पकड़ कर उसे तसल्ली देने लगे, पर विराज में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि उनकी अनीता उनसे दूर अकेली इतने बड़े खतरे से जूझ रही थी और वो बर्दाश्त कर लें। विराज की आंखें भीड़ में अनीता को खोज रही थीं। उसका मन अनीता को पुकार रहा था, ये क्या किया आपने जान? मुझे छोड़कर मुझसे इतनी दूर क्यों चली आई? मेरे पास रहती तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको छू भी सके। आपको कुछ हो गया तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आप हर पल मेरे साथ थीं। अभी तो मेरी टूटती हुई सांसें लौट पाईं। आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जहां भी हो लौट आइए मेरे पास। उसका दिल रो रहा था, पर वह मौन बैठा था। सब लोग मयंक के घर पहुंच गए। मयंक के पापा ने कहा, अनीता को फोन लगाते हैं। लेकिन मयंक ने मना करते हुए कहा, इस समय फोन ही शायद अनीता का आखिरी सहारा हो। उन लोगों के हाथ लग गया तो हम उन लोगों को कभी नहीं खोज पाएंगे। थोड़ी देर में अनीता की सहेली भी हाँफते हुए अनीता के घर पहुंच गई थी। वो डिटेल में मामा का हुलिया बता रही थी। सहदेव और मयंक की आंखें चमक उठी थीं। उन लोगों ने एक एक दूसरे की ओर देखकर हाँ में गर्दन हिलाई। सहदेव कामनी को फोन लगा रहा था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सहदेव का विश्वास पक्का होता गया। बीतते हुए समय के साथ उन सब की घबराहट बढ़ती जा रही थी। इधर अनीता ने देखा
कि उनकी गाड़ी अब रोहतक रोड पर मुड़ गई थी और एक सुनसान सा रास्ते पर चलने लगी थी। साथियों, कहानी अभी बाकी है। आखिर अनीता का अपहरण किसने और क्यों किया था? क्या मयंक और विराज अनीता को बचा पाए? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला अंतिम भाग अवश्य पढ़ें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें तथा ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।